खबर तफसील से। ख्वाजा बाजार नौहट्टा श्रीनगर में आज दोपहर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम पर ख्वाजा बाजार में ग्रेनेड फेंका, ताहम ये ग्रेनेड एक दुकान के सामने फट गया। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। धमाके से ताहम 2 दुकानों के शीशे टूट गए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद की। शाह ने जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, फौजी सरबराह एमएम नरवणे के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ारत दाखिला में मुनक्किदा मीटिंग में शाह फोर्सेस के काम की सताइश करते हुए देखे गए। फोर्सेस की काविशों की वजह से अब मिलिटेंसी के वाकयात में कमी आई है। शाह ने दरअंदाजी पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत दी। वो 2018 में मिलिटेंसी के 417 वाकयात पेश आए थे। 2021 में सिर्फ 229 वाकयात पेश आए हैं। ये रूटीन वर्क है। माननीय गृह मंत्री जी हर महीने 2 महीने में वहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और सुरक्षा स्थिति की, तो वही रिव्यू किया उन्होंने कि डेवलपमेंटल वर्क का पेस क्या है, सुरक्षा की स्थिति क्या है और आगे किस दिशा में चलना है। तो बहुत ही संतोषजनक और लाभप्रद मीटिंग रही है। अमरनाथ यात्रा का क्या रहेगा सर? इस सीजन में 2 साल से नहीं हुई है। नहीं, कोविड के कारण यात्रा नहीं हुई थी। अब कोविड काफी नियंत्रण में है, अभी फैसला करेंगे उसको लेकर के। कुपवाड़ा जिले के सिराजपुरा हंदवाड़ा में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब इलाके में ये खबर फैल गई कि फिरोजपुर पंजाब में शॉल फेरी करने वाले मुश्ताक अहमद को पुरस्कार तौर पर कत्ल करने की खबर मिली। इलाके में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई। सिराजपुरा इलाके के रहने वाले 36 साला मुश्ताक अहमद मीर की हलाकत पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। लवाकिन और आम लोगों ने पंजाब पुलिस और इंतजामिया को इस मामले में मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। लवाकिन ने इस वारदात में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने इस वाक़े को लेकर एहतजाज किया। मुश्ताक अहमद अपने घर का वाहिद कमाऊ था। उसकी मौत से पूरा कुंबा बेसहारा हो गया है। ये बेदर्दी से कत्ल हुआ है, ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है, क्योंकि कश्मीर के लोग जो हैं ये जाते हैं सरमा में, वहाँ पर जो शाल का काम करते हैं, तो शाल का काम करने के लिए ये जो है इन 3 महीनों में ये अपना शाल वगैरह उधार देते हैं वहाँ पर, और आजकल जो है ये उधार के पैसे वापस वसूली के लिए जाते हैं। ये पैसे लेकर तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये इसके पास था। ये एक शरीफुल नफल लड़का था जो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा था। इसको इन दरिंदों ने अपने घर में लिया है और इसको तशद्दुद किया है, पैसे भी लूट लिए हैं, मोबाइल भी इसका लूट लिया है और इसको बेदर्दी से कत्ल किया है। 4-5 साल से हमें लग रहा है कि कश्मीरी कहीं पर भी महफूज नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ भी हो रहा है। ये बेचारा अकेला यहाँ कमाने वाला था। इसकी माँ बूढ़ी है, एक बहन इसकी बिल्कुल हैंडीकैप्ड है, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम यही गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नमेंट से, डीसी कुपवाड़ा से, डीसी फिरोजपुर से हम गुजारिश करते हैं कि इन दरिंदों को, इन बेसिपत दरिंदों को जिन्होंने इसको बेदर्दी से कत्ल किया है, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक अकेला कमाने वाला था घर में, लेकिन आज इन दरिंदों ने उसको भी छीन लिया, इस घर को बेबस कर दिया, बेसहारा बना दिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर ने हदबंदी कमीशन को डिवास्टेटिंग कमीशन करार दिया है। मीर ने कहा कि हदबंदी कमीशन जम्मू कश्मीर के तमाम तबकों और इलाकों की तवक्कात और ख्वाहिशात पर पूरा उतरने में नाकाम हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हदबंदी कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इन्होंने हतमी रिपोर्ट बनाने से कबल तमाम तबकों को एतमाद में लेने पर जोर दिया। हमारा आज कहने का मोटा मकसद जो है कि ये डिलिमिटेशन का लीक रिपोर्ट जो हमारे सामने है, हमें किसी तरीके से ये नहीं लगता है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने या उसके साथ जुड़े हुए अधिकारियों ने बनाया है। कम से कम वो इतना नहीं करते कि कहाँ मती गावरन और उसको लाकर क्या बफलियाज के साथ जोड़ रहे, जबकि लोकसभा का अभी इनको कोई इख्तियार ही नहीं था। मगर फिर भी जिस तरह से 2 रेंजेस के 2 ज़िले उधर 2 ज़िले इधर लाए,
تو یہ تو آنے والے اگر اس طرح سے اگر اس میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی, اگر اس میں ری تھنکنگ نہیں ہوئی, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو طاقت نہیں تھا, اگر وہ بول نہیں پائے سرکار سے, ان کو وہ چینج کرنا چاہیے. ایسے کوئی لوگ بٹھانے چاہیے جو جموں کشمیر کی جغرافیہ کو, جو جموں کشمیر کے طول عرض کو سمجھتے ہیں. پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری غلام نبی لون ہانجورا نے حد بندی کمیشن کے ڈرافٹ رپورٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. جموں میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ہانجورا نے کہا کہ یہ رپورٹ یو ٹی کے لوگوں کے لیے مایوس کن ثابت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ رپورٹ سے صرف بی جے پی خوش نظر آ رہی ہے. ہانجورا نے کہا کہ کمیشن کو تمام ناراض لوگوں کے اعتراضات کا جائزہ لینا چاہیے. ایسی رپورٹ کے ساتھ سامنے آنا چاہیے جس سے تمام علاقوں کے لوگ مطمئن ہو جائیں. جموں کشمیر کی ساری یہ کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو تہس نہس کیا گیا ہے. کئی کانسٹیچوئنسیز کے نام ہی بدل دیے گئے ہیں اور کئی کانسٹیچوئنسیز کو ختم ہی کر دیا گیا ہے. ان کو بانٹا گیا ہے 3 اور 4 کانسٹیچوئنسیز میں. اور انہوں نے کہا تھا کہ 6 سیٹیں ہم بڑھائیں گے جموں میں. شاید لگتا تھا کہ جموں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ سیٹیں بڑھا رہے ہیں, لیکن جب ڈرافٹ رپورٹ آیا تو جب دیکھا گیا کہ کون سی سیٹیں انہوں نے بڑھا دی تو جموں کے لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوئے. کیونکہ یہاں پہ جہاں بھی انہوں نے کانسٹیچوئنسی بڑھائی, یہ لگتا ہے کہ یہ بی جے پی نے صرف اپنے اغراض کے لیے, اپنے مقصد کے لیے, اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسا کیا ہے. ویسے تو پرائم منسٹر صاحب نے اور ہوم منسٹر صاحب نے اور یہاں کے جو جتنے بھی بی جے پی کے لیڈرز ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے, یہ خود فیصلہ کریں گی کہ کون سی کانسٹیچوئنسی بڑھانی ہے. لیکن لگتا ہے کہ غلبہ یہاں بی جے پی کا رہا ہے اور انہوں نے یہ جان کر ڈیلیمیٹیشن کی ہے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے. اور باقی جتنی بھی پارٹیز یہاں کی ہیں, چاہے نیشنل پارٹیز ہیں چاہے ریجنل پارٹیز ہیں, وہ تو اس سے مطمئن نہیں ہیں. جو بٹندی جموں میں لوگوں کے ایک گروپ نے احتجاج کیا. کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا. یہ احتجاج نماز جمعہ کے بعد کیا گیا. کرناٹک حکومت کے فیصلے کے خلاف احتجاج درج کرایا گیا. احتجاجیوں نے ویو مال کے قریب شاہراہ کو بند کرنے کی کوشش کی مگر پولیس نے ایسا کرنے سے انہیں روکا. احتجاجیوں نے حجاب پر پابندی سے متعلق کرناٹک حکومت کے حکم نامے کو واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج میں شدت لانے کی دھمکی دی. نیوز 18 اردو کے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بھٹ کی طرف سے کیے گئے ایک خصوصی سٹنگ آپریشن میں زیڈ ایم او سری نگر ڈاکٹر شفقت بھٹ نے مختلف سرکاری اسپتالوں اور صحت مراکز میں کام کرنے والے نجی تشخیصی لیبز اور معروف ڈاکٹروں اور لیب ٹیکنیشینز کے درمیان ساز باز کو بے نقاب کیا ہے. اس فون سٹنگ گفتگو میں زیڈ ایم او سری نگر اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سرکردہ ڈاکٹر اپنے تجویز کردہ ہر ٹیسٹ کے لیے 20% کمیشن حاصل کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کروڑوں روپے کے اس گھوٹالے میں صرف ایک لیب ٹیکنیشین نہیں بلکہ تمام لیب ٹیکنیشینز ملوث ہیں. اس سے قبل نیوز 18 اردو نے یو پی ایچ سی ناروارہ کے لیب ٹیکنیشین کی جانب سے جعلی ٹیسٹ رپورٹس دینے کے بارے میں ایک رپورٹ ٹیلی کاسٹ کی تھی. رپورٹ نشر ہونے کے بعد ملزم کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. نیوز 18 اردو کی خصوصی نشریات میں کچھ دن پہلے ہم نے دکھایا کہ کس طرح یہاں کے جو لیب ٹیکنیشینز ہیں وہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں اور ان سے بھاری رقم لے کے جو ٹیسٹس ہیں وہ خود اپنے اس کو رپورٹس دیتے ہیں. آج ایک اور خلاصہ نیوز 18 اردو کرنے جا رہا ہے جس میں یہ آڈیو آپ سنیں گے جو کہ زڈمو ہیں سری نگر کے ڈاکٹر شفقت, جو خود اعتراف اس بات کا کرتے ہیں کہ نہ صرف یہاں کے سارے لیب ٹیکنیشینز بلکہ کافی سارے ڈاکٹرز بھی جو یہاں کی پرائیویٹ ڈائگنوسٹک لیبز ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک ملی بھگت کے تحت جو پیشنٹس ہیں یہاں پہ ان کو چیٹ کیا جاتا ہے, ان کو رپورٹس دی جاتی ہیں اور ڈاکٹرز کا اپنا کمیشن ہے اس میں اور جو لیب ٹیکنیشینز ہیں ان کا اپنا کمیشن ہے. جو ہے نا پرویز صاحب, اس میں مجھے آپ سے نا مل کے بات کرنی پڑے گی کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ نیکسس کیا ہے. اٹ از ناٹ فالٹ آف اوور مدثر اونلی. اچھا, یہ ایک نیکسس ہے جو یہ پرائیویٹ لیب والے ہیں نا, ان لوگوں نے کیا کیا کام, انہوں نے سارے جو جتنے بھی لیب ٹیکنیشین ہیں سب کو مطلب مانیے ان رول پہ رکھا ہوا ہے. اچھا اچھا, یہ ان کو بولتے ہیں کہ آپ جو سیمپل ہوں گے ہمیں ادھر لایا کرو, تو انہوں نے ان کو ایڈوانس اپنی اسٹیشنریز دی ہوتی ہیں, اسٹیشنری انکلوڈنگ
प्रिंटर, लैपटॉप और स्टेशनरीज, अपने लेटर हेड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, वंस जब ये वहाँ सैंपल इनको डालते हैं लैब में, फिर ये क्या करते हैं काम, ये ऑनलाइन इनको रिजल्ट भेजते हैं। अच्छा, ऑनलाइन रिजल्ट भेज कर उस बंदे को जब वो रिजल्ट पहुंचता है, उसका वो जो रिपोर्ट आता है वो ब्लैंक होता है। फिर क्या करता है काम, वो उस लैब का पर्टिकुलर लैब का लेटर हेड निकालता है, वो प्रिंटर में डालता है, उसका प्रिंट आउट उस पर निकालता है और पेशेंट को देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे लैब टेक्नीशियंस के पास ये इन्होंने दिए होते हैं ये क्या किया है काम, जो ये प्राइवेट वाले लैब डायग्नोस्टिक शोर करते हैं ना, ये सब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे जितने भी कश्मीर के लैब टेक्नीशियंस है ना, सबको हायर किया हुआ है जी। ये मतलब जो काम करते हैं ना, ये उनको सबको इन्होंने एडवांस स्टेशनरी दी होती है। अच्छा, इनमें पैसे भी देते होंगे फिर इनको लैब टेक्नीशियंस को? हाँ, इनको परसेंटेज होगा ना, मतलब अगर आपने इतने टेस्ट लाए आपको 10% मिलेगा या आपको 15% मिलेगा ये। लेकिन जो ये टेस्ट रिपोर्टिंग होती है ना, वो मेन लैब से ही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको फिर ये ऑनलाइन भेजते हैं, मतलब मोबाइल पे या इसमें भेजते हैं, मेल करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, उनके पास जिस लैब का होता है उसका वो उसमें लेटर हेड डाल देते हैं, वो प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट को देते हैं। मतलब डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं ना कि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, जो लैब्स हैं यहाँ की, जो मशहूर लैब्स हैं परवेज साहब, आपको क्या लगता है ये लोग ऐसे ही मतलब ये इतने बड़े लोग बन गए, ये जो प्राइवेट लैब वाले हैं? वरना इतने जो टेस्ट होते हैं इसमें कितना मार्जिन होता है। ये इसी तरह इन्होंने सारे जो बेचारे, मानिए ये एक लैब टेक्नीशियन है, इसकी 8,000 तनख्वाह है, ऐसे कितने लोगों को इन्होंने मतलब इन्वॉल्व किया होगा? अच्छा अच्छा, कुछ अंदाजा है कितना कमीशन इनको मिलता है एक टेस्ट के लिए? एक टेस्ट के लिए मुझे लगता है 10% मिलता होगा इनको। अगर 500 किसी टेस्ट में चार्ज होंगे, इनको 50 रुपया मिलता होगा। अच्छा 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 अच्छा, उससे ज्यादा तो नहीं मिलता है, क्योंकि 10% 12% इससे ज्यादा लैब वाले देते नहीं है। हाँ, इन्होंने रखा होता है डॉक्टर के लिए भी ये 20% या 15%, ये वही देते होंगे। लैब टेक्नीशियन बेचारे को 10% देते होंगे। 1000 में से इसको मुझे लगता है 100 रुपया मिलता होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन इसको ये स्टेशनरी वगैरह सारे लैब वाले देते हैं, ये लेटर हेड वगैरह सारा? अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल है कि मैं IDPL का टेस्ट कराऊंगा उसी के प्रिंट आउट पे फिर मैं घर में? ये इन्होंने ही इनके साथ मतलब पहले से ही इनके साथ टाई अप किया होता है कि भाई ये आपका हमारा स्टेशनरी एक बुक है, तो आप जब टेस्ट करोगे ये हम आपको ऑनलाइन भेजेंगे, इसको घर में प्रिंट आउट वहीं से दे देना। उसके लिए इनका मतलब इनके हिसाब से पेशेंट का टाइम भी बचता है और जल्दी हो जाता है इनके हिसाब से। अब ये प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है, इन पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं। जी जी, ये तो मतलब माफिया एक है, मतलब तो ये जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो तो आपके कंट्रोल में है, उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर सकते हैं थोड़ी बहुत? बिल्कुल बिल्कुल। लैब टेक्नीशियन की एक गलती ये है कि उसको चाहिए था कि सैंपल निकाल के इसको हस्बैंड को बोलना, भाई ये लो सैंपल और जाओ जहां कराना है कराओ। एग्जैक्टली। अब उसने पता क्या किया है, उसको जो इस पेशेंट के साथ हमारी एक FMPSW थी, उसने कहा भाई इसका टूटा हुआ है और इसकी प्रेगनेंसी है आफ्टर 6 years, प्रीशियस प्रेगनेंसी है। अब ये कहां दर बदर फिरेगी उधर इधर। अब आप करो काम, मेहरबानी करके मेरी खातिर ये 2 टेस्ट इसको करके लाओ। अच्छा अच्छा, और एक ही प्रिक निकालना है इसको, क्योंकि और भी टेस्ट करने थे जो हमारे उधर नरवारा लैब में अवेलेबल थे, और ये कुछ 2 ऐसे टेस्ट थे ये वहां अवेलेबल नहीं थे, ये स्पेसिफिक टेस्ट थे। तो उसके लिए इन्होंने कहा इससे कि भाई अब आप ही ले जाओ इस सैंपल। वो बेचारा आ गया मतलब उस लिहाज में। अच्छा, अब अगर उसने पैसे भी ज्यादा लिए होते मैं बोलता नहीं उसने पैसे चार्ज किए हैं। बाजार में अगर यही बंदा खुद यही टेस्ट कराने जाता उसी लैब से, इसको 750 रुपए देने थे। चलिए डॉक्टर साहब, मैं तफसीलन इसमें और बात करूंगा आपके साथ। फिलहाल शुक्रिया आपको, फिलहाल उसको अटैच कर दिया गया है। अरे हाँ, उसको हमने अटैच कर दिया है और उसको मतलब मानिए मैंने उसको, वो पुलिस में बोलते हैं ना वो लाइन हाजिर करना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको मैंने अपने ऑफिस में फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया, काम वाम से बर्खास्त अपने सामने रखा हुआ है। हमने यहाँ डायरेक्टर हेल्थ से भी राब्ता करने की कोशिश की, ताहम उनका फ़ोन जो है वो लगातार नॉट रीचेबल आ रहा था। जो PRO हैं डायरेक्टर हेल्थ के, उनका ये कहना था कि कार्रवाई इस मामले में ज़रूर होगी। ताहम अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक जो मुदस्सिर है, जो मेन एक्यूज्ड इस केस में था, उसको अभी तक सिर्फ अटैच किया गया है, और जो फर्दर कार्रवाई है उसके खिलाफ जो तहकीकात हो रही है उसके खिलाफ वो अभी तक जारी है। लेकिन नाजरीन, इसमें देखना ज़रूर ये होगा कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये करोड़ों
रुपयों का घोटाला है ये, जिसमें जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है यहाँ पे वो भी मुलव्वस हैं, जो डॉक्टर्स है यहाँ पे वो भी मुलव्वस हैं, और जो लैब टेक्नीशियंस जिनको अक्सर आप यहाँ PHCs पे या UPSCs पे या छोटी छोटी डिस्पेंसरीज पे देखते हैं, उनका भी इसमें कमीशन होता है और वो भी इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस हवाले से क्या कदम उठाती है और क्या इस जो स्कैंडल एक ये सामने उभर के आया है, क्या इसमें कोई कार्रवाई होती है या चुप्पी साधी रहेगी। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।